डिक्टेटरशिप, तानाशाही, डेमोक्रेसी लास्ट चांस, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आज 2 महीनों 3 महीनों से ट्रेंड कर रही है। तो क्या सच में अगर बीजेपी 400 सीटें पार करती है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होने वाला है? भारत रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की तरह एक तानाशाह सरकार बनेगी, एक तानाशाह देश बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखिए, इंडिया को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करना वेल डिक्टेटरशिप का मतलब होता क्या है? पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिक्टेटरशिप में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो एक देश को एक डिक्टेटर देश बनाती है, एक डिक्टेटरशिप का देश बनाती है। तो हम एक डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी को एक बीजेपी की क्वालिटी से मैच करेंगे कि कितनी सच्चाई है इस बात में कि बीजेपी आने वाले समय में पूर्ण रूप से भारत को डिक्टेटरशिप घोषित कर देगी या पूर्ण रूप से भारत एक तानाशाह देश बन जाएगा। वेल तानाशाह का जो सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के फेवर के लिए, अपने लिए उस शक्तियों का इस्तेमाल करता है और देश के कानून को बदल के अपने वर्चस्व की स्थापना करता है। तो इस तरह से एक पूर्ण डिक्टेटरशिप का नियंत्रण बन जाता है, एक पूर्ण तानाशाह देश बन जाता है। लोकतांत्रिक देश से डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाह देश की तरफ बढ़ने वाला इस धरती पे 2 ही देश है। पहले देश का नाम है आपका नॉर्थ कोरिया, दूसरे देश जो अभी हाल ही फिलहाल में उसका चर्चा इतना बढ़ गया है रसिया। रसिया में भी लोग अपने मन से किसी भी नेता को नहीं चुन सकते, हालांकि एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पे कह सकते हो कि कानूनों में ऐसी परिवर्तन कर दी गई है कि वहाँ पे केवल और केवल व्लादिमीर पुतिन की ही चलती है। सन 2000 से अब तक मतलब 2024 तक 24 साल लगातार व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ के अपोजिशन पार्टी को रूस मतलब अपने कह सकते हो व्लादिमीर पुतिन अपने खिलाफ खड़ा ही नहीं होने देते। उन्होंने ऐसा कैसे किया? सन 2000 से लेके अब तक रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन ही हैं। हमारा 12th पास हो गया, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और मैंने 11 से लगभग 10 से कह सकते हो कि जब से पैदा हुआ तब से मैं व्लादिमीर पुतिन को ही रूस के राष्ट्रपति के तौर पे देखता चला रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि रूस की जो जनता है वो व्लादिमीर पुतिन को इतना पसंद करती है कि 24 साल से लगातार व्लादिमीर पुतिन रसिया के राष्ट्रपति रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वहाँ की जो लोकतंत्र है अब वो पुतिन के हिसाब से काम करने लगी है। अब वो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है वो डरती है पुतिन के खिलाफ खड़े होने में, उन्हें डराया जाता है। ऐसा कैसे हो पाया? क्यों? क्योंकि जब कोई नेता अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है किसी भी अपोजिशन पार्टी के लिए, आज रूस में रूस के राष्ट्रपति को चुनने के लिए रूस की जो पब्लिक है उसकी जीरो भूमिका है। क्या भारत में भी ऐसा होने वाला है? क्या बीजेपी ये चाहती है कि अपोजिशन पार्टी इलेक्शन लड़ने के लायक ना बचे? इस सभी सवालों का जवाब मिलने वाले इस वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। वेल आपने एक कहावत तो सुना ही होगा कि बिना आग लगे धुआं तो उड़ता नहीं है। तो बीजेपी के ऊपर जितने भी सारे आरोप लगे हैं इसका भी कोई न कोई एक रीजन तो जरूर होगा, कहीं न कहीं आग तो लगी होगी जिस वजह से इतना सारा सोशल मीडिया पे बस एक ही बात पे चर्चा हो रही है, वो है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। आज अपोजिशन पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस मतलब जो भी है, वो एक ही शर्त पे, एक ही बात पे इलेक्शन लड़ रही है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये डेमोक्रेसी बचेगी, इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको। तो इस डेमोक्रेसी खतरे में होने वाली जो बात की शुरुआत होती है वो बीजेपी के किन कामों से होती है, इस काम को जान लेना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम एक ब्लेम कर पाएंगे कि नहीं बीजेपी इस वजह से आज इस कैटेगरी में खड़ी है कि उनके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि अगर बीजेपी 400 सीटें पाती है तो वो डेमोक्रेसी ख़त्म कर देगी। तो चलिए हम नज़र डाल लेते हैं कि बीजेपी के ऐसे कौन से काम हैं जिसकी वजह से उनको डेमोक्रेसी खतरे में होने वाली बात का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के ऊपर पहला सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो है अपोजिशन पार्टी को डराना, उनको इलेक्शन में खड़े होने लायक न बनाना। तो पहला आरोप आता है एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पाटिल। इनके ऊपर बीजेपी ने ही करप्शन का आरोप लगाया था, लेकिन जब उन्होंने एनडीए की सरकार मतलब जो बीजेपी की अलायंस है एनडीए, उनको ज्वाइन करते हैं तो उनके ऊपर से जो सीबीआई का केस होता है वो क्लोज हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद से इस काम को चलाया जा रहा है। जो बात है वो सत्य है। इस चीज़ को हमने इंटरनेट पे और बाकी सारी चीज़ों पे खोज के रखा है। वो जिस
आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दूसरा नाम आता है नवीन जिंदल। अब इनके ऊपर भी कोलगेट स्कैम का आरोप लगता है, लेकिन जब इन्होंने भी इंडिया अलायंस मतलब बीजेपी की ओर जाते हैं तब इनके ऊपर से भी जो सीबीआई और ईडी का केस होता है वो क्लोज हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी नेता जो अपोजिशन पार्टी में है उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा है वो बीजेपी के अंदर आने के बाद ईडी और सीबीआई जैसे बड़े बड़े जो कि इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उनको क्लीन चिट मिल जा रहा है। इससे आपकी मानसिकता क्या बनती है, हमें आप कमेंट करके बताइए। तीसरा नाम आता है जो कि एक शिवसेना के पॉलिटिशियन थे, अमोल कृतिकर। शिवसेना ने इन्हें अपना एक लोकसभा कैंडिडेट घोषित करती है, लेकिन बड़ी बात तो ये सामने आती है कि दूसरे दिन ही उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये कहानी कहाँ तक चल रही है कि अपोजिशन पार्टी को इलेक्शन में खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा जा रहा है। और दूसरा काम जो आता है बीजेपी का जिसकी वजह से उनको डिक्टेटरशिप घोषित किया जाता है वो आता है PMLA कानून में परिवर्तन। PMLA कानून में बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो ईडी का कानून था वो परिवर्तित कर दिया गया। पहले क्या होता था कि आप बेल पे छूट सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि जब तक आप इनोसेंट नहीं साबित हो जाते तब तक आपको शक के आधार पे ईडी आपको जेल में रखे रहेगी। जब तक आप इनोसेंट नहीं साबित हो जाते तब तक वो आपको छोड़ेगी नहीं। तो इतने सारे कारनामों की वजह से ही आज बीजेपी के ऊपर एक डिक्टेटर का धप्पा लग चुका है कि ये बताया जा रहा है कि अगर बीजेपी 2024 में 400 सीटें पार करती है तो उनके ही नेता एक थे जो बता रहे थे कि अगर हमारी जो बीजेपी है अगर वो 400 सीटें पार करती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों की वजह से आज सोशल मीडिया पे इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं कि अगर बीजेपी आई तो डिक्टेटरशिप कंफर्म है। और ध्रुव राठी वर्सेस बीजेपी का तो आप मामला समझ ही सकते हैं कि किस हद तक चल रही है। आज हम देख सकते हैं 2 ही महीनों में ध्रुव राठी के चैनल पे कितना ग्रोथ आया है, जनता उन्हें कितना पसंद कर रही है, जनता और यूथ उन्हें कितना पसंद कर रही है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता अब अवेयर हो चुकी है। लेकिन हमें ये बात भी समझ लेना चाहिए कि ये काम केवल बीजेपी ही नहीं करती थी, ये काम अपने समय में कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो बहुत बड़े बड़े करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं। अभी भी उनका नाम ये है पी चिदम्बरम, हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी और अशोक चौहान जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े करप्शन केसेस हुआ करते थे। लेकिन आज इनमें से कुछ नेता जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी और पी चिदम्बरम ऐसे नेता आज बीजेपी में शामिल हैं और इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का केस ऑलमोस्ट कह सकते हो कि क्लोज हो चुका है। बस यही कुछ कारण है जिसकी वजह से बीजेपी आज तानाशाह के एक शब्द से परेशान है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।